हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असम फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। असम फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम जो है, जो आपका एग्ज़ाम जो है वो 7 अगस्त 2022 को आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को इस यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 100 टेक्निकल पोर्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 100 एमसीक्यू जो है वो डिस्कस नहीं हो पाएंगे फिर इतना जल्दी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेंगे, लेकिन बहुत डीप में हर ऑप्शन के बारे में हम डिटेल में चीज़ें यहाँ पर नहीं देखेंगे। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो कई सारे वीडियोस जो हैं, जो हमने एफएसएसएआई के एमसीक्यू अपलोड किए हैं, जो कि अभी कुछ टाइम पहले जो एग्ज़ाम हुआ था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस कॉमन है, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप एक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वहाँ पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम को लेकर के, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे वो स्टेट का हो, डिफरेंट किसी भी स्टेट का अगर कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप हमसे यहाँ पर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप जरूर जुड़िए, कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम 1 बाय 1 जो है स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। ठीक है, उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप अपना एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, देने जा रहे हैं मतलब एग्ज़ाम, तो यहाँ पर ये 1500 एमसीक्यू का एक कलेक्शन है, यानी कि 1500 एमसीक्यू प्लस 1500 प्लस एमसीक्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी आपका टेक्निकल और फंक्शनल नॉलेज वाला पार्ट है, वहाँ से आपको यहाँ पर 1500 एमसीक्यू मिल जाएंगे, जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे जब आप अपना फाइनल एग्ज़ाम दे रहे होंगे। ठीक है, ये थी कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये एक व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आप ये लेना चाहते हो, वरना आप वीडियोस को ही फॉलो कर सकते हो अगर आप नहीं लेना चाहते हो। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना है। तो इसके बारे में कोई सैम्पल वगैरह, इससे रिलेटेड प्राइस वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, दिस ईयर among the larger state, which state has secured the first position in state food safety index ranking 2022। ठीक है, तो 2018 से हमारी कंट्री में आप देखेंगे कि हर साल एक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रैंकिंग निकाली जाती है, कि मतलब कौन सा स्टेट जो है वो फूड सेफ्टी को लेकर के कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एक है गुजरात, दूसरा है केरला, तीसरा है तमिलनाडु और फोर्थ ऑप्शन है हमारे सामने कर्नाटका। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एफएसएसएआई ने भी कुछ टाइम पहले ही इसको अनाउंस किया है। जब आप देखेंगे जो फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है उसी दिन यहाँ ये अनाउंस किया गया था। तो इस टाइम पे जो हमारा आंसर है उसके अकॉर्डिंग वो होगा हमारा तमिलनाडु। ठीक है, तो लार्जर स्टेट की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर 3 रैंकिंग निकलती हैं। एक लार्जर स्टेट जिसमें ये सारे स्टेट होते हैं, बड़े स्टेट। दूसरा होता है छोटे स्टेट जैसे कि गोवा वगैरह हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो आता है, आप देखेंगे कि जो एक यूनियन टेरिटरी वाला, वहाँ पर जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया या फिर दिल्ली हो गया, तो जो भी यूटीज़ हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। तो उसमें तो यहाँ पर लार्जर स्टेट में बात करी जा रही है, तो तमिलनाडु ने इस बार जो है वो फर्स्ट पोजीशन जो है वो सिक्योर करी है, फर्स्ट रैंक सिक्योर करी है। इसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिछले साल जो है वो गुजरात नंबर 1 पे था, तो अभी रिप्लेस कर दिया है तमिलनाडु ने गुजरात को। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी फूड सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और जो थीम क्या थी, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको देख लेने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर क्यू डोंग, ठीक है, उसके बाद में है डॉक्टर टेड्रोस, उसके बाद में है स्टीव वियरने, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा गुलमेरे द कोस्टा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है हमारे प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है। ठीक है, यहाँ पर आंसर थोड़ा सा मार्क है पहले से, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, तो जिससे आपको आंसर मार्किंग में प्रॉब्लम ना हो, तो इस वजह से पहले से छोटा सा मार्क कर दिया गया। उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको क्वेश्चन देखना है और ऑप्शंस देखने हैं, उसके बाद में आपको गेस करना है कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम पे कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी,
स्टीव वियरने जो है वो हमारे प्रेजेंट चेयरपर्सन है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के। इसके पहले अगर हम बात करें कौन थे, जो कि रिसेंटली अभी दिसंबर में चेंज हुए, वो थे गुइलहर्मे द कोस्टा। ठीक है, तो कोडेक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोडेक्स से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकती है, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी जो भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उनको आपको यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोडेक्स से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फूड सेफ्टी को लेकर के कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने दिया गया है कि मिल्क इज डेफिशिएंट ऑफ विच मिनरल्स। तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि मिल्क में कौन सा जो मिनरल्स है वो नहीं पाया जाता। पहला है फॉस्फोरस, दूसरा है सोडियम, तीसरा आयरन है, चौथा है पोटेशियम। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे फॉस्फोरस भी पाया जाता है, सोडियम भी पाया जाता है, पोटेशियम भी मिल्क में मिलता है। मिल्क में आपको आयरन नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि आयरन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो एकदम मिसलेनियस मैनर में मिलेंगे, रैंडम क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, कोई टॉपिक वाइज देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में HDL इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड फ्रॉम। ठीक है, तो HDL क्या है, ये एक टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारी बॉडी में होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए गए हैं, वो किसके द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है या फिर कौन इसको सिक्रेट करता है। पहला ऑप्शन है पेनक्रियाज, दूसरा है यहाँ पर लीवर, तीसरा है किडनी और चौथा है मसल्स। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो लीवर जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो HDL जो होता है उसको लीवर जो है वो सिक्रेट करता है। HDL बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि रिड्यूस करता है हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को। तो HDL जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल में काउंट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है यहाँ पर कि विच फूड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया एज सुटेबल। इस वर्ड पे ध्यान देना है, एज सुटेबल व्हीकल फॉर फूड फोर्टिफिकेशन। तो फूड फोर्टिफिकेशन के लिए यहाँ पर कुछ फूड हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है। पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहला है साल्ट, व्हीट, राइस, मिल्क और ऑयल। 5 यहाँ पर फूड हैं, आपको देखना है। उसके बाद में साल्ट, शुगर, ऑयल, मिल्क, कॉर्न। उसके बाद में है साल्ट, मिल्क, ऑयल, शुगर, राइस। उसके बाद में है साल्ट, व्हीट, कॉर्न, राइस, मिल्क। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा, सॉल्ट, व्हीट, राइस, मिल्क और ऑयल। आपको ध्यान देना है कि शुगर इसमें नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है, और ये कॉर्न। ठीक है, इन दोनों पे आपको ध्यान देना है। जहाँ भी आपको ये ऑप्शन में दिखते हैं शुगर और कॉर्न, वहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो गलत होगा, इस पे आपको ध्यान देना है। अब सुटेबल व्हीकल की बात करें तो ऐसे फूड जिसमें हम ईजिली फूड फोर्टिफिकेशन कर सकें। अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो आज अगर आप देखें, अगर अर्बन रूरल सारे एरियाज़ को देखें तो हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यू को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। अभी मिड डे मील को लेकर के भी आप देखेंगे कि जो फूड की जो डाइट थी वहाँ पर उसे भी चेंज करने के लिए रिकमेंडेशंस दी जा रही हैं। अभी चेंज नहीं हुआ है, उसको लेकर के भी बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कमिटी है वो रिकमेंडेशन दे रही हैं। तो उस पर लेकर के बहुत सारी चर्चा होती रहती है न्यूट्रिशन को लेकर के। तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड, स्पेशली फूड फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सब आपको देख लेने चाहिए। इंपॉर्टेंट जो भी स्टेपल फूड होते हैं हमारे, जिनको हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, उनसे रिलेटेड आपको फोर्टिफिकेशन देख लेना है। जैसे कि साल्ट हम डेली यूज करते हैं, व्हीट, राइस, मिल्क और ऑयल, इन सभी को हम डेली यूज करते हैं। ये सब स्टेपल फूड में आते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख लेना। तो फूड फोर्टिफिकेशन में हम क्या करते हैं, फोर्टिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऐड करते हैं, जिससे हम न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा सकें। ठीक है, और जो भी उसकी कमी है न्यूट्रिशन की उसको हम दूर कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है कि आयरन फोर्टिफिकेशन कैन बी डन इन। तो आयरन क्या है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। आयरन भी एक तरीके का मिनरल है, इसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, किस फूड में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है जैसे कि वाटर है, शुगर है, या फिर व्हीट है, या फिर नन ऑफ दी अबव है। तो व्हीट है, व्हीट का हम यूज़ कर मतलब आयरन को फोर्टिफाई करने के लिए हम व्हीट का यूज़ करते हैं। अगर हमको आयरन ऐड करना है डाइट में तो हम व्हीट में ऐड करते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने कि व्हाट इज फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। अब यहाँ पे एक्चुअल डिफिनीशन क्या होती है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट इन फूड, प्रोवाइडिंग टैबलेट कंटेनिंग विटामिन्स एंड मिनरल्स अलॉन्ग विद फूड, या फिर प्रॉपर कुकिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड होता है, या फिर इंश्योरिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन फूड। तो चारों ऑप्शन में आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम टैबलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं विटामिन्स की फूड के साथ में, फूड फोर्टिफिकेशन के लिए।
प्रॉपर कुकिंग और स्टोरेज से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, और इंश्योरिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन फूड, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एंड इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट इन फूड, तो इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं उनको ऐड करना ही फूड में क्या कहलाता है, फूड फोर्टिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो ऑप्शन नंबर पहला है स्टेरिलाइजेशन, फिर है फ्रीजिंग, फर्मेंटेशन एंड पास्चराइजेशन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट, जैसे कि स्टेरिलाइजेशन ये भी फिजिकल होता है, फ्रीजिंग भी फिजिकल है, पास्चराइजेशन भी फिजिकल है एक तरीके से, लेकिन फर्मेंटेशन जो है वो फिजिकल प्रोसेस नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्मोकिंग इज यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ। तो स्मोकिंग एक टेक्निक है, प्रिजर्वेशन टेक्निक्स है, और उसका यूज़ किस फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, सीरियल्स को या फिर मीट को या फिर एग को या फिर फ्रूट्स को। तो मीट्स को प्रिजर्व करने के लिए, मीट को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, विच इज़ द सिंबल ऑफ इरेडिएशन। तो इरेडिएशन का सिंबल इनमें से कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फिर फोर्थ है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रदुरा लोगो बोलते हैं। ये एक इंटरनेशनल लोगो है, जो भी फूड इरेडिएटेड फूड होते हैं उनके ऊपर आपको ये सिंबल देखने को मिल जाएगा। जैसे आप कोई भी फूड खरीदते हो तो उसके ऊपर आपको FSSAI का लोगो दिखता है, फिर आप देखेंगे कि एक वीगन फूड का लोगो दिखता है, फिर आप देखेंगे कि फूड वो नॉन वेज है, वेज है, इस तरीके का लोगो आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर वो फूड इरेडिएटेड है तो वहाँ पर आपको ये लोगो देखने को मिलेगा, इस टाइप का डार्क ग्रीन कलर का, रदुरा लोगो इसको बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने कि ब्रेड कंटेन्स विच ऑफ द विटामिन। ठीक है, पहला है थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो ब्रेड होता है उसमें कौन सा विटामिन होता है, तो ब्रेड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर थायमिन भी होता है, राइबोफ्लेविन भी होता है, नियासिन भी होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लोवेस्ट अमाउंट ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो इन सभी फ्रूट्स में से आपको बताना है मतलब किस में आपको कैल्शियम का जो अमाउंट है वो बहुत कम देखने को मिलता है। ऑरेंज हो गया, चेरी हो गया, एप्पल हो गया या फिर ग्रेप्स हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने, को एंजाइम इज। बेसिकली को एंजाइम जो है वो होते क्या है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑलवेज आप प्रोटीन, या फिर मेटल होते हैं, या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, या फिर जनरली ऑफ्टन आ विटामिन। ठीक है, तो चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, देखो को एंजाइम होते क्या है, को एंजाइम वो होते हैं जो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं या फिर कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, कभी कभी आप देखेंगे कि बिना उन विटामिन के क्या होता है कि वो एंजाइम प्रॉपर वर्किंग नहीं कर सकता है। तो वहाँ पर कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है एंजाइम की, उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स। तो उनमें जो होता है विटामिन्स होता है, विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यही होते हैं को एंजाइम, बेसिकली विटामिन्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने, FPO स्टैंड्स फॉर। ये हमारा लॉज और एक्ट वाले पोर्शन से है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है पहला फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, दूसरा है हमारा फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है, तीसरा हमारा है फूड एंड फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, चौथा है नन ऑफ द अबव। तो फूड भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। FPO की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है, ये छोटे छोटे जो फुल फॉर्म टाइप के हैं इनको आपको इग्नोर नहीं करना है। जनरली कभी कभी यही क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं, पूछे भी जाते हैं। आप पीछे के पेपर्स उठा करके देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्मल जो फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जब अगर आपने पढ़ा है तो आप कर लोगे, आपको नहीं आइडिया तो शायद आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने यहाँ पर कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड डॉक्यूमेंट इज इशूड बाय। जब आप किसी फूड का इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको एक अथॉरिटी इशू करती है। तो यहाँ पर वो कौन इशू करता है, DGFT या फिर BIS या फिर एपेडा या फिर एम्पेडा। सभी देखा जाए तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं कहीं ना कहीं, बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर बात हो रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट इशू करने की, तो वो जो इशू करता है वो करता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लेकिन सभी चारों के चारों कहीं ना कहीं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पर पूछा गया है कि एग मार्क स्टैंड फॉर। एग मार्क का फुल फॉर्म यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है। तो एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी, या फिर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, या फिर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग अथॉरिटी, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है,
तो यहाँ पर जो भी आपने ऑप्शन देखे, चारों ऑप्शन, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है बी जो है सही होगा, यानी कि एग मार्क स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ठीक है, इसके बाद में लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, एग मार्क स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं। पहला दिया गया है एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी, दूसरा है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग, थर्ड ऑप्शन है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग अथॉरिटी एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि सेम क्वेश्चन है, उसके आंसर चेंज हैं क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑप्शन में नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ऑप्शन में नहीं है तो आपको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग करना है। ऐसा हुआ भी है पहले, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो फुल फॉर्म, कहीं कहीं पे आप जब एफएसएसआई की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपको यही वाला फुल फॉर्म जो है वो करेक्ट दिखेगा। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे जब आप जाएंगे अदर वेबसाइट पे तो आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी दिखेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 18, नाउ विच सिस्टम हैज रिप्लेस्ड एफएलआरएस। ठीक है, अब एफएलआरएस होता क्या है और एफएलआरएस को किसने रिप्लेस किया है। तो पहला यहाँ पर आपका फॉस्कॉस है, ठीक है, दूसरा आपका फॉस्कोरिस है, तीसरा आपका जो है एफआईसीएस है या फिर इन्फोलनेट है। ठीक है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें एफएलआरएस होता क्या है, एफएलआरएस मतलब ये था कि फूड लाइसेंसिंग का जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको हम बोलते थे कि एफएलआरएस, ये पहले चलता था, लेकिन अभी रिसेंटली 2 से 3 साल पहले आप देखेंगे कि इसको रिप्लेस करके एक नया सिस्टम लाया गया जिसको हम फॉस्कोरिस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम। तो यहाँ पर जाकर के वो सारे प्रोसीजर आपको करने होते हैं, जो भी कंप्लायंस वगैरह होते हैं लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन को लेकर के, वो सारी चीज़ें आपको अब इस पोर्टल पे मिलेंगी, ना कि आपको इस पोर्टल पे मिलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है जो आपके सामने, वो है कि इसको ध्यान से पढ़िएगा। इफ द एनुअल टर्नओवर ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर इज मोर देन 12 लाख एंड लेस देन 20 करोड़ देन विच लाइसेंस विल ही हैव टू टेक। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है, अगर उसका टर्नओवर जो है वो 12 लाख से ज़्यादा है और 20 करोड़ से कम है, उस केस में उसको कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऑप्शन है स्टेट लाइसेंस, बेसिक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, या फिर सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा, या फिर नन ऑफ द अबव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस रेंज की बात करें हम, अगर 12 लाख से हमारा ये 20 करोड़ वाला जो रेंज है, इसके लिए आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। इनकेस अगर 20 करोड़ से ज़्यादा जाता है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपका 20 करोड़ से 12 लाख से कम जाता है, यानी कि अगर आपका जो बिजनेस है वो 12 लाख से कम है, तो वहाँ पर आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 3 है यहाँ पर। सबसे पहला ये है कि अगर आपका जो 12 लाख है उससे अगर आपका कम है तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन लेना है। उसके बाद में आप देखेंगे कि अगर 12 लाख से 20 करोड़ के बीच में है तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका जो बिजनेस है वो 20 करोड़ प्लस है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने कि FICS स्टैंड्स फॉर। तो FICS क्या होता है, यहाँ पर दिए गए हैं फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम, या फिर फूड इंस्पेक्शन क्लियरेंस सिस्टम, या फिर फूड इंपोर्ट सर्टिफिकेशन सिस्टम, या फिर नन ऑफ द अबव। तो चारों ऑप्शन को अगर आप पढ़ते हैं तो हमारा जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम। ठीक है, तो FICS होता है फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने, इफ अ फूड बिजनेस ऑपरेटर डज नॉट फॉलो द डायरेक्शन ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर देन हाउ मच फाइन कैन बी इम्पोज्ड ऑन हिम। यानी कि अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है तो वहाँ पर फूड सेफ्टी ऑफिसर अगर कुछ उसको इंस्ट्रक्शंस देता है, कोई डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको ऐसे नई चीज़ों को ऐसे करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है उसको फॉलो नहीं करता है फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा दिए गए डायरेक्शंस को, तो वहाँ पर जो भी फाइन इम्पोज होगा वो कितना होगा, अप टू 2 लाख रुपीज़, या फिर अप टू 3 लाख रुपीज़, या फिर अप टू 5 लाख रुपीज़, या फिर 4 लाख रुपीज़। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अप टू 2 लाख रुपीज़ यहाँ पर फाइन हो सकता है। ठीक है, तो स्टेट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगर स्टेट के पेपर में तो ज़्यादातर चांसेस है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ़ लाइसेंस ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर वाज कैंसिल्ड कैन ही अप्लाई फॉर फ्रेश लाइसेंस। अगर किसी भी सिचुएशन में फूड बिजनेस ऑपरेटर है उसका लाइसेंस अगर कैंसिल कर दिया जाता है तो क्या वो अप्लाई कर सकता है। अगर अप्लाई कर सकता है तो कब अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर ऑप्शन है नो, ठीक है, यस, अप्लाई आफ्टर 3 मंथ ऑफ कैंसिलेशन डेट, अप्लाई आफ्टर 6 मंथ ऑफ कैंसिलेशन डेट। तो यहाँ पर वो इस लाइसेंस को अप्लाई कर सकता है, ठीक है, दोबारा से अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो
अप्लाई करने का टाइम है वो आफ्टर 3 मंथ, जो कैंसिलेशन डेट है उसके बाद आफ्टर 3 मंथ ही वो अप्लाई कर पाएगा फ्रेश लाइसेंस के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे सामने। इफ अ फूड बिजनेस ऑपरेटर डज नॉट फॉलो जनरल हाइजीन एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस, हाउ मच फाइन कैन बी इम्पोज्ड ऑन हिम। तो अगर जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है वो जनरल हाइजीन और सैनिटरी प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करता है तो वहाँ पर कितना फाइन इम्पोज हो सकता है, अप टू 2 लाख या फिर अप टू 1 लाख या फिर अप टू 50 लाख या फिर 3 लाख। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो होगा अप टू 1 लाख। तो 1 लाख रुपीज़ तक का जो है वो फाइन इम्पोज किया जा सकता है इस सिचुएशन में, ठीक है। अब ये जो जनरल हाइजीन एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस है, जब आप फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 पढ़ोगे स्पेशली फॉर द लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जब आप पढ़ोगे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन, ठीक है, FSSR 2011, उसमें जब आप स्पेशली लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए डिफरेंट टाइप रेगुलेशन है, तो लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन वाला जो रेगुलेशन उसको जब आप पढ़ोगे तो उसमें शेड्यूल 4 शेड्यूल दिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है 4 शेड्यूल वो, ठीक है। अगर कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको वो शेड्यूल वहाँ पर देखना पड़ेगा। अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर हो तो भी आपको उस पूरे रेगुलेशन का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वहाँ पर 4 आपको शेड्यूल दिखेंगे, उसी में एक शेड्यूल नंबर 4 है, ठीक है। 4 शेड्यूल है, उस शेड्यूल में आपको शेड्यूल नंबर जो 4 दिखेगा उसमें जनरल हाइजीन एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है कि मतलब क्या क्या जो भी हैं प्रैक्टिसेस हैं जिनको फॉलो करना है फूड बिजनेस ऑपरेटर को, ठीक है। अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो वहाँ पर इस फाइन इम्पोज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे सामने। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। अब ये सिलेक्शन कमेटी क्या है? सिलेक्शन कमेटी वो कमेटी है, जब आप फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 पढ़ोगे वहाँ पर ये सिलेक्शन कमेटी क्या करती है, जो हमारे चेयरपर्सन है उनका सिलेक्शन करती है, ठीक है। देखा जाए तो पूरा ये बॉडी जो है पूरा ऑर्गेनाइजेशन वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, लेकिन वहाँ पर जब आप देखेंगे तो वहाँ पर एक सिलेक्शन कमेटी होती है जो क्या करती है, अपॉइंटमेंट करती है किसका, हमारे चेयरपर्सन का, चेयरपर्सन ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। अब वो जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसका चेयरपर्सन कौन है। अब ये जो कमेटी काम क्या करती है, ये कमेटी काम ये करती है कि चेयरपर्सन का सिलेक्शन करती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, लेकिन ये जो सिलेक्शन कमेटी होती है इसका चेयरपर्सन कौन होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होगा, या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी होगा, या फिर सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड होगा, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। अब कैबिनेट सेक्रेटरी अगर देखोगे ना हमारे इंडिया में दो तरीके की हायरार्की चलती है। एक आप देखोगे कि पॉलिटिकल हायरार्की है, और एक आप देखोगे कि जो हमारा ऑफिशियल ब्यूरोक्रेट्स वाला सेक्शन आता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखोगे ऑफिशियल्स जो होते हैं, ठीक है, जो एग्जाम क्वालिफाई करके और वहाँ तक प्रमोशन के द्वारा पहुँचते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखोगे सबसे बड़ा हमारे इंडिया में सबसे बड़ी जो पोस्ट है वो है कैबिनेट सेक्रेटरी की। कैबिनेट सेक्रेटरी ही यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी का चेयरपर्सन भी होता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने आता है, वो है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इन्फोलनेट, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इंडियन फूड लेवल नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर नेशनल फूड लेबोरेटरी नेटवर्क, या फिर इंडियन फूड लेबोरेटरी नेटवर्क, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा इंडियन फूड लेबोरेटरी नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये है कि द टेस्ट यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ स्टार्च। अगर आपको फूड में स्टार्च का डिटेक्शन करना है तो आपको कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला है ग्लूकोज टेस्ट करोगे आप, या फिर सोडियम टेस्ट करोगे, या फिर आप आयोडीन टेस्ट करोगे, या फिर आप साल्ट टेस्ट करोगे। तो स्टार्च के डिटेक्शन के लिए जो आप टेस्ट यूज़ करोगे वो होगा आयोडीन टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है जो वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन गिवन सैंपल फॉर द कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन। अगर आपको कोई फूड है उसमें अगर आपको पेप्टाइड बॉन्ड की प्रेजेंस को चेक करना है, तो अगर आपको उसमें प्रोटीन चेक करना है, बेसिकली अगर हम बोलेंगे कि अगर आपसे कोई पूछता है प्रोटीन टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि बाईयूरेट टेस्ट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बेनेडिक्ट टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है हमारा एथेनॉल इमल्जन टेस्ट, चौथा है आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बाईयूरेट टेस्ट। बाईयूरेट टेस्ट का यूज़ करते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड को चेक करने के लिए। इससे हमें पता चल जाता है कि प्रोटीन वहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो उनके बीच में जब आप देखेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो यही सब लिंकेज होती जाती है, पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ते चले जाते हैं, फिर आप देखेंगे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी वजह से हम पेप्टाइड बॉन्ड की अगर प्रेजेंस को चेक कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर प्रोटीन होगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 हमारे सामने आता है, वेयर इज द सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी लोकेटेड।
तो यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया में बहुत सारी एगमार्क की लेबोरेटरीज़ हैं, ठीक है। तो उनमें से सेंट्रल लेबोरेटरी कहाँ पर है, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है चेन्नई में है, या फिर कोलकाता में है, या फिर नागपुर में है, या फिर न्यू दिल्ली में है। तो हमारा आंसर होगा नागपुर में आपको सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी देखने को मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो ये है कि हु इशूज इको मार्क सर्टिफिकेट। तो इको मार्क सर्टिफिकेट एक होता है, इसको कौन इशू करता है, ठीक है। इको मार्क सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली है या फिर नहीं है। कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इशू करता है, या फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इशू करता है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर करता है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसको इशू करता है। तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है यानी कि BIS जो है वो इसको इशू करता है, किसको, इको मार्क सर्टिफिकेट को, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे सामने, NABCB। ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है, जो आपका टेक्निकल पार्ट है जहाँ पे आप टॉपिक देखोगे उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो NABCB स्टैंड्स फॉर, ऑप्शंस दिए गए हैं, नेशनल एनालिटिकल बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज, नेशनल ऑडिट बोर्ड एंड सर्टिफिकेशन बॉडीज, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज, या फिर नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो ये होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज, यानी कि NABCB, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हेन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट्स एवरी ईयर। तो हम हर साल आप देखेंगे कि एक वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है, वो किस दिन मनाया जाता है, 5 जून को, या फिर 9 जून को, 7 जून को, या फिर 5 अगस्त को। तो इसका आंसर आई होप आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, 7 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे सामने, द फर्स्ट इलस्ट्रेटिव अकाउंट ऑफ बैक्टीरिया वाज मेड बाय। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, रॉबर्ट कोच, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी जो है वो है फ्रैकेस्टोरो, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी है वो पास्चर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक है, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक। फर्स्ट इलस्ट्रेटिव अकाउंट ऑफ बैक्टीरिया वाज मेड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 33 आता है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग लोगो इज फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड। तो नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए हमारे पास में FSSAI ने जो लोगो इशू किया है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है, ये सर्किल में है, या फिर ये आपको दिखेगा ट्रायंगल में, या फिर आपको ये दिखेगा सी ऑप्शन पे, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो सकता है, ए और बी में हो सकता है, सी वाले को तो आप इग्नोर कर सकते हो, ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए और बी की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपको ये ट्रायंगल और ये डार्क रेड कलर में लोगो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ ज्वाइंट FAO WHO कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ऑन फूड स्टैंडर्ड हेल्ड। तो जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का जो ज्वाइंट सेशन हुआ था, पहला ज्वाइंट सेशन हुआ था, वो कब हुआ था। तो ज्वाइंट सेशन में कौन कौन था, एक FAO था, एक WHO था, इन दोनों का ज्वाइंट सेशन था, वो कब हुआ था। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 जुलाई से 10 जुलाई 1993, या फिर 3 जनवरी से 10 जनवरी 1994, या फिर 25 जून से 3 जुलाई 1963, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जून से 3 जुलाई 1963, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आपको ये पता है कि जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है उसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, उसको कब बनाया गया था, तो आप इस पर ईजिली गेस कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या ऑप्शन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 35 है, हु हैज़ अपॉइंटेड द शैडो कमिटी। अब ये शैडो कमिटी क्या होता है, हर जगह अलग अलग हो सकता है, बट इन केस ऑफ अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम फूड के सेंस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर शैडो कमिटी की अगर हम बात करें तो ये बात होती है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। जब आप कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको शैडो कमिटी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मतलब इंडिया में वो शैडो कमिटी को कौन अपॉइंट करता है। तो अगर आप बात करोगे कि जैसे कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है कि वो पूरे ग्लोबल बॉडी है, एक तरीके से ग्लोबल बॉडी है इन द सेंस कि वो पूरे जितने भी कंट्री है हमारे इंडिया में, वो सभी को एक तरीके से फूड को लेकर के जो भी रेगुलेशंस होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे रेगुलेशन बनाते हैं और हार्मनी मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का एक कह सकते हैं एक पॉइंट जो हमारे इंडिया में है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल कोडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट, ठीक है। तो जो कोडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट है हमारे इंडिया में, वो जो FSSAI का ऑफिस है वहीं पर है।
तो वहीं पे पूछ रहा है कि उसको कौन अपॉइंट करता है, शैडो कमेटी में जो बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास FAO, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास WHO, चौथा ऑप्शन जो है हमारे पास है वो है FSSAI। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो सकता है। अगर आपको नहीं पता हो तो शायद आप कोडेक्स को यहाँ पर करेक्ट कर सकते हो या फिर किसी और को, लेकिन आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा FSSAI। तो FSSAI जो है वो अपॉइंट करता है शैडो कमेटी को, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वर इन द कोडेक्स एट द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है एक ऑब्जर्वर की कि इस टाइम पे कोडेक्स में कितने ऑब्जर्वर हैं। ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पर मेंबर्स के बारे में बात नहीं हो रही, हम यहाँ पर ऑब्जर्वर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर में भी डिफरेंट डिफरेंट मेंबर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से मेंबर होते हैं, कुछ UN से होते हैं, कुछ NGO से होते हैं, कुछ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं। तो इस तरीके से जो है वो मेंबर्स आपको ऑब्जर्वर जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 189 है या फिर 188 ऑब्जर्वर हैं या फिर 243 ऑब्जर्वर हैं या फिर 240 ऑब्जर्वर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 243 ऑब्जर्वर हैं। कुछ टाइम पहले जाओगे, अगर आप 7 to 8 मंथ बैक जाते हो तो आपको 240 देखने को मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अभी के टाइम पे 243 ऑब्जर्वर आपको देखने को मिलेंगे कोडेक्स में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे सामने, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकेम अ मेंबर ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। तो रिसेंटली कौन सा कंट्री है जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का मेंबर बना है। ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है टिमर लेस्टे या फिर नेपाल। तो चारों ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा टिमर लेस्टे जो है वो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का रिसेंटली अभी मेंबर बना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करते हैं, व्हेन इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। तो इंडिया जो है वो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का मेंबर कब बना था। ऑप्शन दिए गए हैं 1973 में बना था या फिर 1964 में बना था या फिर 1968 में बना था या 1971 में बना था। तो इंडिया जो है वो 1964 में जो है वो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का मेंबर बना था, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे सामने, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन लोकेटेड। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, रोम, जेनेवा, न्यूयॉर्क, शिकागो। तो उसका जो हेड क्वार्टर है वो रोम में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो है, हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन द कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी। कोडेक्स में बहुत सारी कमिटीज़ हैं, तो आपको कुछ कमिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए और वहाँ पे कितने मेंबर हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। तो कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उसमें अगर हम मेंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी में टोटल जो मेंबर देखने को मिलते हैं कितने मिलते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 25 मेंबर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो है हमारा 12 मेंबर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो 17 मेंबर हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है वो 20 मेंबर है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट होगा, 17 मेंबर होंगे। ये मेंबर्स जो हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी ये 17 है तो हमेशा 17 ही रहेगा, तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट करना होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन गॉट फर्स्ट ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा ऑप्शन है मुंबई सेंट्रल, तीसरा ऑप्शन है चंडीगढ़, चौथा ऑप्शन है न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको सबसे पहले ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला था, ठीक है। तो किसको मिला था, मुंबई सेंट्रल को मिला था, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे अभी के टाइम पे टोटल 7 ऐसे रेलवे स्टेशन है हमारे इंडिया में जिनको ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिल चुका है, ठीक है। आप इनको जाकर के नेट पे सर्च कर सकते हो। तो सबसे पहले किसको मिला था, सबसे पहले मुंबई सेंट्रल को मिला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, रिसेंटली विच ऑफ द रेलवे स्टेशन हैज़ बीन सर्टिफाइड एज ईट राइट स्टेशन, ठीक है। तो अभी रिसेंटली किसको मिला है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, विशाखापट्टनम, लखनऊ, जयपुर या फिर वाराणसी। तो अभी रिसेंटली जो है वो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को जो है वो ईट राइट स्टेशन का जो सर्टिफिकेट मिला है, FSSAI के द्वारा ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कोडेक्स सब्सिडरी बॉडीज आर देयर इन द कोडेक्स सेक्रेटेरिएट। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं 6 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 7। तो यहाँ पर जब आप कोडेक्स में जाएंगे तो कोडेक्स सेक्रेटेरिएट का मतलब जो है कि जहाँ पर कोडेक्स का जितना ऑफिशियल वर्क जो है वो होता है, तो वहाँ पर पूछ रहा है कि द कोडेक्स सब्सिडरी बॉडीज़ कितनी है, ठीक है। तो सब्सिडरी बॉडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, विच कंट्री इज द होस्ट सेक्रेटेरिएट फॉर द कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइस
एंड कलनरी हब्स, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो बहुत सारी जो भी आप देखेंगे कमिटीज़ होती हैं, जितनी भी कोडेक्स कमिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, उन सभी कोडेक्स कमिटीज़ में एक जो है वो होस्ट मेंबर होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से होस्ट मेंबर होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो हमारा जो स्पाइस और कलनरी हब्स है उसके लिए कौन सा कंट्री जो है वो होस्ट मेंबर है। पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा है इंडिया, तीसरा है फ्रांस, तीसरा चौथा है यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो इंडिया है वो इसका मेंबर है, किसका, कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइस एंड कलनरी हब्स का, ठीक है। तो मेंबर है, मेंबर के साथ साथ में होस्ट भी है, ठीक है। मेंबर तो ये सभी हैं, ठीक है, उसके साथ में मेंबर है, मेंबर के साथ में ये होस्ट भी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपको याद रखना है। हो सकता है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कोडेक्स से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 है, जेक्फा स्टैंड्स फॉर। बेसिकली जेक्फा के बारे में पूछ रहा है। तो जेक्फा क्या है? जेक्फा ज्वाइंट एक्सटर्नल कमिटी ऑन फूड एडिटिव्स है, या फिर ज्वाइंट एक्सपोर्ट कमिटी ऑन फूड एडिटिव्स है, या फिर ज्वाइंट FAO WHO एक्सपर्ट कमिटी ऑन फूड एडिटिव्स है, या फिर ज्वाइंट एक्सपर्ट कोऑपरेशन फॉर फूड एडिटिव्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा, ज्वाइंट FAO WHO एक्सपर्ट कमिटी ऑन फूड एडिटिव्स, ठीक है। तो ये अब आप देखोगे कि कोडेक्स के अंदर बहुत सारी कमिटीज़ हैं। पर्टिकुलर कमिटी जो होते हैं उसका मेन रोल ये होता है कि पर्टिकुलर जो भी इश्यूज़ हैं उस पर वो अपना रिकमेंडेशन देते हैं। फूड एडिटिव्स हो गया, रेसिड्यूज़ हो गया, फिर आप देखेंगे कि जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो गया, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ हैं जो डिफरेंट डिफरेंट इशूज़ पे बात करती हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जेक्फा जो है वो यहाँ पर फूड एडिटिव्स को लेकर के बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है, इंडिया इज़ द होस्ट मेंबर फॉर विच कोडेक्स कमिटी, ठीक है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं CCCF, CCFL, या फिर CCFH, या फिर CCSCH, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जितनी ये कमिटीज़ दी गई हैं, ठीक है, कोडेक्स कमिटी दी गई है, इनमें से इंडिया किसका मेंबर है। अभी हमने पिछले एक क्वेश्चन में बात करी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा, यानी कि कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कलनरी हब्स, ठीक है। तो कलनरी हब्स और स्पाइसेस के लिए इंडिया जो है वो यहाँ पर होस्ट मेंबर है, ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है हमारा कंट्री जो है स्पाइसेस के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। अगर आप पिछले हिस्ट्री के टाइम से देखोगे वहाँ पर भी मसालों के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर इंडिया को जो है वो होस्ट मेंबर बनाया गया है, किसके लिए, स्पाइसेस एंड कलनरी हब्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे सामने आता है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी एक्टिव जनरल सब्जेक्ट कमिटी आर देयर इन कोडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितनी जनरल सब्जेक्ट कमिटी आपको कोडेक्स में देखने को मिलेंगी इस टाइम पे। ऑप्शन नंबर ए है 9, 10, 11 या फिर 15। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा 10। ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों डाले गए हैं, जनरली पूछ लिए जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर डाले गए हैं क्योंकि कोडेक्स से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में है, वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग CC एशिया हेल्ड। अब CC एशिया क्या है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जेनेवा में फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई थी, या फिर रोम में हुई थी, या फिर इंडिया में, या फिर चाइना में, ठीक है। तो यहाँ पर CC एशिया क्या है, कोडेक्स कोऑर्डिनेटिंग कमिटी है फॉर एशिया, एशिया है यहाँ पर। तो एशिया के लिए कोऑर्डिनेटिंग कमिटी जो है वो कहाँ पर जो फर्स्ट मीटिंग है उसकी हेल्ड हुई थी, यानी कि CC एशिया का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कमिटी फॉर एशिया, या फिर कोडेक्स कोऑर्डिनेटिंग कमिटी फॉर एशिया, इसको आप बोल सकते हो। तो पहली जो मीटिंग हुई थी वो इंडिया में हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि जो इसकी मीटिंग है इंडिया में हुई थी, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि एट प्रेजेंट हाउ मेनी एक्टिव कोऑर्डिनेटिंग कमिटी आर देयर इन द कोडेक्स, ठीक है। तो कोडेक्स में इस समय पे कितनी कोऑर्डिनेटिंग कमिटी हैं, तो ऑप्शन 4, 5, 6, 8, तो हमारा 6 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पर, TFAMR स्टैंड्स फॉर, TFAMR का मतलब क्या है, टेम्परेरी फोर्स ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, या फिर टेक्निकल फोर्स ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, या फिर टास्क फोर्स ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा हमारा, यानी कि टास्क फोर्स ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच कंट्री इज द रीजनल कोऑर्डिनेटर फॉर कोऑर्डिनेटिंग कमिटी फॉर एशिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन और जो डिस्कस किया था CC एशिया को लेकर के, उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है कि रीजनल कोऑर्डिनेटर फॉर
कोऑर्डिनेटिंग कमिटी, जो कोऑर्डिनेटिंग कमिटी फॉर एशिया है उसके लिए यहाँ पर रीजनल कोऑर्डिनेटर कौन है? ऑप्शन ए है इंडिया, चाइना या फिर पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो चाइना होगा। पहले जो है वो इंडिया था, अभी भी कुछ वेबसाइट्स पे, यहाँ तक कि एफएसएसएआई की वेबसाइट या फिर अदर वेबसाइट पे आप देखोगे तो आपको इंडिया देखने को मिल सकता है, बट प्रेजेंट टाइम पे चाइना जो है वो रीजनल कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, किसके लिए? कोऑर्डिनेटिंग कमिटी फॉर एशिया के लिए। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द होस्ट मेंबर फॉर द कोडेक्स कमिटी ऑन रेसिड्यूज ऑन वेटनरी ड्रग्स इन फूड। ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म दिया गया है CCRVDF। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका होस्ट मेंबर कौन है। यूएसए है, चाइना है, इंडिया है, या फिर चाइना रिपीट हो गया है, तो यूएसए, चाइना या फिर इंडिया में से कौन है? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका यूएसए। ठीक है, जैसे कि फूड को लेकर के जितनी स्पेशली कमिटीज़ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड एडिटिव्स हो गया, वेटनरी ड्रग्स इन फूड हो गया, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में विच वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट आर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कोडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप WTO के बारे में पढ़ोगे तो बहुत सारे एग्रीमेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फूड कमोडिटीज़ के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो या फिर आप देखोगे मैकेनिकल सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्रीमेंट होते हैं। आपको सिर्फ फूड के लिए याद रखना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है एग्रीमेंट आर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कोडेक्स। जब कोडेक्स की बात आती है तो फूड की बात ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो यहाँ पर पहला है DSB एंड TPRB, या फिर गट्स एंड ट्रिप्स, या फिर SPS एंड TBT, या फिर TBT एंड PSI। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही होगा, यानी कि SPS एंड TBT एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पर आपका WTO से रिलेटेड है कि किस केस में? सिग्निफिकेंस ऑफ कोडेक्स को लेकर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 की बात हो रही है, द डायरेक्टर ऑफ एफेडा इज अपॉइंटेड बाय। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि डायरेक्टर ऑफ एफेडा को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी की बात हो तो समझ लो FSSAI की बात हो रही है, या फिर एपेडा। तो जो एपेडा होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसका जो डायरेक्टर है उसको कौन अपॉइंट करता है? उसको एपेडा खुद ही अपॉइंट करता है। ठीक है, उसको कोई अलग नहीं, एपेडा खुद ही अपॉइंट करता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, द चेयरमैन ऑफ एपेडा इज अपॉइंटेड बाय। किसके द्वारा अपॉइंट होता है चेयरमैन एपेडा का? वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फूड अथॉरिटी या फिर एपेडा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। सबसे सुपीरियर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले चेयरमैन होता है, चेयरमैन के नीचे आता है डायरेक्टर। तो चेयरमैन है, चेयरमैन से सुपीरियर कोई है नहीं। ठीक है, चेयरमैन चेयरपर्सन दोनों एक ही होता है। तो अगर चेयरमैन चेयरपर्सन है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया, उसके बाद में आप देखेंगे उस पर्टिकुलर बॉडी में एक हायर अथॉरिटी है, तो उसके पास में अथॉरिटी है अपने से नीचे वाले को अपॉइंट करने की। तो यहाँ पर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट एपेडा खुद कर सकता है, लेकिन चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ना कि एपेडा खुद करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 की अगर बात करें तो यहाँ पर हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एट प्रेजेंट। तो WTO जो है उसमें इस टाइम पे कितने मेंबर हैं? 189, 188, 163 या फिर 164। तो इस समय आपको 164 मेंबर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आगे हो सकता है, बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 57 है, हाउ मेनी ऑब्जर्वर स्टेट आर देयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहले हमने बात किया मेंबर्स की, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? ऑब्जर्वर की। ठीक है, 24 है, 25 है, 26 है या फिर 27 है। तो यहाँ पर 25 मेंबर है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 58 है, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकेम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रिसेंटली कौन मेंबर बना है? अल्बानिया या फिर अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश या फिर इंडिया। तो बांग्लादेश जो है वो अभी रिसेंटली इसका मेंबर बना है, इंडिया काफ़ी पहले से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ जेक्फा। ठीक है, अब जेक्फा का क्या रोल होता है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, परफॉर्म माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट, या फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग पेस्टिसाइड टॉक्सिकोलॉजिकल डेटा, या फिर परफॉर्म रिस्क असेसमेंट एंड प्रोवाइड एडवाइस टू FAO, WHO एंड अदर मेंबर कंट्रीज ऑफ बोथ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जेक्फा के बारे में आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, परफॉर्म रिस्क असेसमेंट। इसका काम है रिस्क असेसमेंट को परफॉर्म करना, एंड ये एडवाइस प्रोवाइड करता है। एडवाइस किसको देता है? FAO और WHO को। ठीक है, FAO और WHO को एडवाइस देता है। इसके साथ ही साथ जो मेंबर कंट्रीज हैं बोथ ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि FSSAI और WHO की जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, उनको भी यहाँ पर क्या करता है? ये एडवाइस देता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 60 जो है, क्वेश्चन नंबर 60 की अगर बात करें, यहाँ पर पूछ रहा है एसपीएस एग्रीमेंट नॉट डील्स इन। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, यहाँ पर पूछ रहा है कि जो एसपीएस एग्रीमेंट है वो किस में डील नहीं करता है, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ अगेंस्ट एनिमल डिजीजेस, ह्यूमन और एनिमल हेल्थ अगेंस्ट फूड सेफ्टी रिस्क, प्लांट और एनिमल अगेंस्ट पैरासाइट्स डिजीजेस पेस्ट, या फिर फाइट अगेंस्ट ह्यूमन एपिडेमिक न्यूट्रिशनल इशू पैकेजिंग फूड क्वालिटी करेक्ट यूज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पढ़ें तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, यानी कहने का मतलब है ह्यूमन हेल्थ अगेंस्ट एनिमल डिजीज, ये भी सही होगा। ह्यूमन और एनिमल हेल्थ अगेंस्ट फूड सेफ्टी रिस्क, ये भी इसमें भी डील करता है एसपीएस। प्लांट और एनिमल अगेंस्ट पैरासिटिक डिजीजेस और पेस्ट, इसमें भी डील करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे सामने, एज पर द फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 अंडर क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 47 हु शैल टेक द सैंपल ऑफ इम्पोर्टेड फूड। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा कि सेक्शन आ गया उसके अंदर क्लॉज आ गया, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जब आप पेपर उठा करके देखोगे तो पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में वो पूछ लेते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड एनालिस्ट, या फिर टेक्निकल ऑफिसर, या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑथराइज्ड ऑफिसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ये था कि जो हमारा सेक्शन नंबर 47 है उसका जो क्लास नंबर 5 है, वहाँ पर जो इम्पोर्टेड फूड है, देखो जो भी फूड होगा उसका सैंपल जो कलेक्ट करेगा वो फूड सेफ्टी ऑफिसर करेगा नॉर्मल केस में। लेकिन इम्पोर्ट के बारे में बात हो रही है, हु शैल टेक द सैंपल ऑफ इम्पोर्टेड फूड, तो वो ऑथराइज्ड ऑफिसर है। अब ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन है? ऑथराइज्ड ऑफिसर कोई भी हो सकता है जिसको सीईओ अपॉइंट किया हो। सीईओ जो है वो अपॉइंट करता है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है एफएसएसएआई का, वो अपॉइंट करता है। तो कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर हो सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस टाइम पे इम्पोर्टेड फूड को क्या करेगा, इम्पोर्टेड फूड का जो सैंपल है उसको लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे सामने, आई लैक स्टैंड्स फॉर। आई लैक क्या है? इंटर गवर्नमेंटल लेबोरेटरी ऑडिट कॉरपोरेशन है, या फिर इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉरपोरेशन है, या फिर इंडियन लेबोरेटरी ऑडिट कॉरपोरेशन है, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन नंबर बी है, इसको याद रख लो, इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉरपोरेशन है, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 63 हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा नॉट करेक्ट है? पहला ये है कि आईएसआई मार्क या फिर बीआईएस मार्क एंड इको मार्क आर इशू बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आईएसआई और बीआईएस मार्क या फिर इको मार्क को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इशू करता है, या फिर बीआईएस हॉलमार्क इज गिवन ओनली टू गोल्ड ज्वेलरी। ऑप्शन नंबर सी है कि इंडिया ऑर्गेनिक इज एन सर्टिफिकेट मार्क फॉर ऑर्गेनिकली फ्रेम्ड फूड। उसके बाद में है क्या, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें पढ़ें, ये भी करेक्ट होगा। आईएसआई और बीएसआई और इको मार्क, इन तीनों को कौन इशू करता है? बीआईएस इशू करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है, इंडिया ऑर्गेनिक जो सर्टिफिकेशन मार्क है वो भी सही है, फॉर्म फॉर ऑर्गेनिकली फ्रेम्ड जो फूड है उसके लिए। उसके बाद में यहाँ पर एक ये है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज़ द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है। हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि बीआईएस जो हॉलमार्क है वो केवल गोल्ड ज्वेलरी के लिए नहीं होता है। आप देखेंगे कि जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट होते हैं, आप प्रेशर कुकर या फिर गैस सिलेंडर या फिर आप गैस चूल्हा वगैरह यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी आपको बीआईएस हॉलमार्क देखने को मिलेगा। तो बीआईएस का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, आपको मोबाइल पे भी देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, ऑटोमोबाइल में, हर जगह आपको वो जो बीआईएस का लोगो है वो देखने को मिलेगा कि तो वहाँ पर हॉलमार्क देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 64 आता है हमारे सामने, ठीक है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी याद आ गई यहाँ पर, ये है कि जो आप लोग को पता भी होगा कि अगर हम बात करते हैं कि फुली ऑर्गेनिक स्टेट की, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये ऑर्गेनिक की बात हो रही थी, ऑर्गेनिक फ्रेम्ड फूड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फ्रेम्ड फूड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक ऐसा स्टेट है हमारे इंडिया में जो कि है सिक्किम। तो ठीक है, सिक्किम जो है वो फुली ऑर्गेनिक स्टेट हो गया, ठीक है। तो ये इकलौता स्टेट है जो सबसे पहले फुली ऑर्गेनिक स्टेट है, इसको आपको याद रखना है, हो सकता है आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 है, एट प्रेजेंट देर आर हाउ मैनी मेंबर इन आईएसओ। आईएसओ में कितने मेंबर हैं इस टाइम पे? 168, 166, 165 या फिर 160? तो 167 मेंबर हैं आपके यहाँ पर आईएसओ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है,
वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ आईएसओ इज़ लोकेटेड। तो आईएसओ का हेड क्वार्टर कहाँ है? शिकागो में है, न्यूयॉर्क में है, रोम में है या फिर जेनेवा में है? तो जेनेवा में है, इसको याद रख लो आईएसओ का हेड क्वार्टर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 66 है, द ट्रेनिंग करिकुलम फॉर एफएसओ इज़ डेज लॉन्ग। अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बन जाते हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के बाद में जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो कितने दिन के लिए होगी? 45 डेज़ के लिए या फिर 40 डेज़ के लिए, 35 डेज़ के लिए, 60 डेज़ के लिए? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? 40 होगा। 40 को भी डिवाइड किया जाएगा यहाँ पर 16 डेज़ की जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, बाकी आपकी जो होगी वो फील्ड ट्रेनिंग होगी। ये आपको याद रखना है, पूछा भी जा चुका है पिछले एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, वे हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ आईएसओ। तो ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, नगोजी ओजोंजो, ठीक है। उसके बाद में आपका हो जाएगा डॉक्टर टेड्रोस या फिर एडी नोरोगे या फिर अल्राइका फ्रैंके, ठीक है। तो अल्राइका फ्रैंके जो हैं वो इस टाइम पे आपके आईएसओ प्रेसिडेंट है। इसके पहले जो थे ये थे एडी नजोर्गे, ठीक है, ठीक है। इसके पहले ये थे, अभी जो है वो अल्राइका फ्रैंके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे सामने, व्हेन डिड आईएसओ पब्लिश्ड इट्स फर्स्ट स्टैंडर्ड। आईएसओ जो है उसने अपना पहला स्टैंडर्ड कब पब्लिश किया था? 1950 1951 में, 1955 में या फिर 1956 में? तो कब पब्लिश किया था? 1951 में पब्लिश किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखो कुछ क्वेश्चंस है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है, आईएसओ है, इनको आपको जरूर पढ़ के जाना है। बीआईएस है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 69 है कि यहाँ पर व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ आईएसओ। आईएसओ ने आज के टाइम पे तो बहुत सारे स्टैंडर्ड इशू कर दिए हैं। अब देखेंगे आईएसओ के नंबर बहुत सारे पड़े रहते हैं, ये आईएसओ ये आईएसओ ये। तो पहला स्टैंडर्ड कौन सा था? आईएसओ R1:1950 या फिर आईएसओ R1:1951 या फिर आईएसओ 9000 या फिर आईएसओ 6, ठीक है। आईएसओ 6000 कर लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ISO/R1:1951, ठीक है। 1951 में ही हुआ था पहला और उसी वजह से इसका नाम ये रखा गया, ठीक है। यहाँ पर 1 का मतलब ये है कि पहला, और ये 1951 यानी 1951 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 70 की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मिल्क सैंपल इज रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ फूड। इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि अगर सैंपल कलेक्ट करना है, स्पेशली फूड सेफ्टी ऑफिसर को अगर सैंपल कलेक्ट करना है तो उसको पता होना चाहिए कितना सैंपल कलेक्ट करना है जब आपको किसी पर्टिकुलर फूड का लेना है टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं 1000 ml, 500 ml या फिर 300 ml या फिर 250 ml। किसके लिए बात हो रही है? यहाँ पर मिल्क सैंपल की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको कम से कम मतलब इतना ही आपको लेना पड़ेगा, 500 ml आपको लेना पड़ेगा सैंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हाट इज़ द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मिल्क पाउडर सैंपल इज़ रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग। तो यहाँ पर अगर मिल्क पाउडर है तो उस केस में जैसे कि आप देखेंगे कि जो भी पाउडर फॉर्म में जो मिल्क वगैरह आता है तो वहाँ पर 500 ग्राम लेना होगा, 300 या फिर 250 ग्राम या फिर 400। तो उस केस में आपको 250 ग्राम जो है वो सैंपल लेना होगा टेस्टिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 72 है, व्हाट इज़ द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कैंड फूड सैंपल इज़ रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ फूड। अगर कोई कैंड फूड है तो उसके लिए सैंपल के लिए कितना लेना पड़ेगा? 4 कैन लेने पड़ेंगे, 5 सील्ड कैन लेने पड़ेंगे, 6 सील्ड कैन या फिर 12। तो यहाँ पर 6 सील्ड कैन लेने चाहिए, सील्ड होने चाहिए, ओपन कैन नहीं। 6 सील्ड कैन आपको लेने पड़ेंगे टेस्टिंग के लिए, ठीक है, एज अ सैंपल। क्वेश्चन नंबर 73 है कि ISO 22000 इज क्या है? मैंडेटरी है, वॉलंटरी है, फिर बोथ है या फिर नन ऑफ द। तो ये वॉलंटरी है, कोई मैंडेटरी नहीं है। किसी को अगर वो फूड बिजनेस ऑपरेटर अगर बिजनेस कर रहा है तो उसको ISO 22000 लेना ही चाहिए, लेकिन अगर वो ले लेता है तो वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ईजिली कॉम्पिटिट कर पाता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिल्क प्रोटीन। इनमें से आपको बताना है कौन जो है वो मिल्क प्रोटीन नहीं है। पहला केसीन है, फिर वे है, लैक्टल ब्यूमिन है या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 75 है हमारे सामने, एन इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट इन द कंसेप्शन ऑफ द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। तो यहाँ पर आपको बेसिकली ये बताना है कि जो एज अ कैटलिस्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि कौन कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को एक तरीके से हेल्प करता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन जो है वो डेयरी से रिलेटेड यानी कि
मिल्क या फिर मिल्क से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उन सभी को लेकर के जितनी भी रिसर्च रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उन सब को लेकर के असिस्ट करता है ये कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन को। तो बहुत बैकएंड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। क्वेश्चन आ भी चुका है पिछले एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 76 है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ISO 22000। तो ISO 22000 ये क्या बेनिफिट है? ऑप्शन नंबर ए है इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड सेफ्टी, इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हेल्प मीटिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो इसका अगर हम देखेंगे तो ऑल ऑफ द अबव सारे ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि व्हेन वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ ISO 22000 पब्लिश्ड। तो ISO 22000 के आप देखेंगे टोटल आपको अभी के टाइम पे 2 वर्जन देखने को मिलेंगे। तो पहला वर्जन पूछ रहे हैं कि कब पब्लिश किया गया था, 2000 में, 2002 में या 2005 में, 2010 में। 2005 में पहला वर्जन पब्लिश किया गया था। उसके बाद में इन क्रोमेटोग्राफी, क्वेश्चन नंबर 78 है, इन क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द मोबाइल फेज बी मेड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है, जब आप क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे तो क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है। सेपरेशन टेक्निक में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। तो वहीं यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से किसका यूज़ किया जा सकता है मोबाइल फेज को बनाने में, सॉलिड का, लिक्विड का, या फिर लिक्विड और गैस दोनों का, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, यानी कि गैस और जो लिक्विड होता है दोनों को ही हम एज अ मोबाइल फेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, अगर आप उन क्वेश्चन को कर पा रहे हो, ये मैटर नहीं करता है कि आपको एग्जैक्ट वो क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, अगर आप उसको रिलेट कर पा रहे हो, उसके आसपास की चीज़ें, क्वेश्चंस को समझ पा रहे हो, इसका मतलब आपने उन सारे एरियाज़ को अच्छे से स्टडी किया हुआ है, ठीक है। तो ये इससे आपको ये पता लगेगा, क्योंकि अगर वहाँ से हो सकता है एग्जैक्ट वो क्वेश्चन ना आए, लेकिन हो सकता है वहाँ से ही कोई दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अगर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूरा नॉलेज है तो आप वहाँ पर कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, व्हेन वाज द सेकंड वर्जन ऑफ ISO 22000 पब्लिश्ड, 19 अप्रैल 2018 और 19 जून 2018, या फिर 10 मई 2020, या फिर 25 मई 2020। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। अभी तक 2 वर्जन ISO के लॉन्च हुए हैं, एक है 2005 और एक है हमारा 2018, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, सेक्शन 25 ऑफ द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2000 डील्स विथ। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5 फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड 2006 का, तो वहाँ पर एक ही सेक्शन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन ऑफ फूड पॉइजनिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फूड, या फिर फूड रिकॉल प्रोसीजर, या फिर ऑल इम्पोर्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड टू बी सब्जेक्टेड टू दिस एक्ट। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। जब भी सेक्शन नंबर 25 की बात हो, समझ लो इम्पोर्ट की बात हो रही। इम्पोर्ट से रिलेटेड जितने भी आप देखोगे प्रोविज़न हैं, वो सारे आपके सेक्शन नंबर 25 में दिए गए हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में। क्वेश्चन नंबर 81 है, ISO 22000 इज रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड है? सस्टेनेबल इवेंट से रिलेटेड है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, या फिर मेडिकल डिवाइसेस से, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात हो रही है कहीं पे, या फिर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो वहाँ पर ये हमारा जो ISO 22000 है ये रोल में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन नंबर 82 है, व्हाट आर द थीम फॉर फूड सेफ्टी डे 2022। हर साल आप देखोगे कि फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है, तो 2022 में जो भी रिसेंटली मनाया गया उसका थीम क्या था? हेल्दी फूड फॉर अ बेटर टुमारो, या फिर सेफ फूड फॉर अ हेल्दी टुमारो, या फिर सेफर फूड बेटर हेल्थ, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये आपको याद रखना है, सेफर फूड बेटर हेल्थ, ये आपका थीम था इस साल का, किसका? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर इन गिवन सैंपल। अगर आपके सामने कोई फूड सैंपल है, उसमें अगर आपको कोई रिड्यूसिंग शुगर अगर आपको चेक करना है, तो आप कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे? बायोरेट करेंगे, बेनेडिक्ट करेंगे, एथेनॉल करेंगे, या फिर वाइडल करेंगे? तो आप यहाँ पर बेनेडिक्ट टेस्ट का यूज़ करेंगे रिड्यूसिंग शुगर को कंफर्म करने के लिए, उसकी प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 84 है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ऑर्गेनिक फूड, फंक्शनल फूड, प्रोपराइटरी फूड एटसेट्रा आर कम्स अंडर विच सेक्शन ऑफ फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सेक्शन नंबर 22, सेक्शन नंबर 21, सेक्शन 20, या फिर सेक्शन नंबर 23।
तो आपका आंसर होगा सेक्शन नंबर 22, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कई सारी चीज़ों की बात करेंगे इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक फूड, फंक्शनल फूड, प्रोप्राइटरी फूड, ठीक है, मॉडिफाइड फूड, इन चारों के बारे में बात करेंगे। चारों आपको पता होना चाहिए, ये भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि हु डेवलप्स हार्मोनाइज्ड इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड। तो अभी पीछे से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, आई होप आप समझ गए होंगे, इसका आंसर आप कर पाएंगे। पहला है CAC यानी कि कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन, BIS, ISO, WHO। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा CAC। तो कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन जो है वो डेवलप करता है हार्मोनाइज्ड इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड, यानी कि ऐसे स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं ये जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो किए जाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 की अगर हम बात करें, यहाँ पर है द टर्म फूड चेन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। जो फूड चेन जो टर्म है वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ऑन्टोने लवेजर या फिर अल हजीज़ या फिर आप देखेंगे एडलेड एवेज या फिर नन ऑफ द एवेज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अल हजीज़ हैं इन्होंने सबसे पहले ये टर्म दिया था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 87 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अवेयरनेस जनरेशन अमंग FBO रिगार्डिंग द पोस्ट ट्रैक ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FSMS प्लान, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस ऑफिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका काम होता है अवेयर करना जनरेशन अमंग द FBO, ठीक है। तो FBO को बेसिकली क्या करना, अवेयर करना किसको लेकर के, पोस्ट ट्रैक ट्रेनिंग को लेकर के और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। अब पोस्ट ट्रैक ट्रेनिंग जो होती है या फिर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसको लेकर के कौन, किसका काम ये है, किसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को अवेयर करना, डेजिग्नेटेड ऑफिसर की या फिर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी की या फिर CEO की या फिर FSO की। तो FSO की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अपने अपने रीजन में जहाँ पे वो वर्किंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं, छोटे हैं बड़े हैं, उनको पोस्ट ट्रैक ट्रेनिंग को लेकर के अवेयर करना और इसके साथ ही साथ कैसे आप फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हो इसको लेकर के अवेयर करना चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 88 है इफ़ अ फूड बिजनेस ऑपरेटर रन्स his business without a license then how much fine should be pay for it? 1.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख या फिर 2 लाख। तो यहाँ पर 5 लाख का फाइन हो सकता है अगर आप बिना फूड लाइसेंस के फूड बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि अकॉर्डिंग टू FSSR यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 विच शेड्यूल इंक्लूड द फी फॉर ग्रांट रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। देखो यहाँ पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है तो इसका मतलब, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर में कई सारे रेगुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है तो ऑब्वियसली लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन वाला जो रेगुलेशन है उसकी बात हो रही है। तो उसमें ये पूछ रहा है कि वहाँ पर आपको शेड्यूल्स दिए गए हैं, उनमें से किस शेड्यूल में फ़ी फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के बारे में बात करी है। शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 3 में या फिर शेड्यूल 4 में। तो शेड्यूल नंबर 4 में बात करी गई है। 4 शेड्यूल इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो शेड्यूल नंबर 3 में स्पेशली फ़ी फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के बारे में ही बात करी गई है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा कि व्हेन डिड ISO सेटअप इट्स फर्स्ट ऑफिस। तो ISO ने अपना पहला ऑफिस कब सेटअप किया था? 1946 में, 1947 में, 1949 में, 1950 में। तो 1949 में पहला ऑफिस सेटअप किया था। क्वेश्चन नंबर 91 है इफ़ अ न्यू फूड स्टैंडर्ड इज़ मेड बाय साइंटिफिक पैनल। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई नया फूड स्टैंडर्ड बनाया जाता है साइंटिफिक पैनल के द्वारा, हु कैन फाइनली अप्रूव इट बिफोर फाइनल नोटिफिकेशन इन गैजेट ऑफ इंडिया। ऑप्शंस दिए गए हैं FSSAI या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज या फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। देखो यहाँ पर जब भी देखो कोई भी नए इश्यूज़ आते हैं, नई चीज़ें होती हैं, अगर मार्केट में कुछ दिखती हैं चीज़ें तो उसको लेकर के क्या होता है, FSSAI जो है वो नए स्टैंडर्ड्स बनाता है कि भाई जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है उसको ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके चलना है अपने फूड प्रोडक्शन में, ठीक है। तो वहाँ पर ये भी आपको पता होना चाहिए, उस FSSAI में पूरा FSSAI तो नहीं बनाता है, उसमें जो साइंटिफिक पैनल होता है वो स्टैंडर्ड्स को बनाता है। अब स्टैंडर्ड्स बन तो गया, लेकिन उस स्टैंडर्ड्स को अगर फाइनल नोटिफाई करना है किसमें, गैजेट ऑफ इंडिया में, तो उससे पहले इसको कौन अप्रूव करेगा? तो इसको पहले सबसे अप्रूव कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये फाइनल अप्रूवल जो है ना FSSAI देगा ना ये पैनल देंगे,
फाइनल अप्रूवल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ही होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मिनिस्ट्री जो है वो हायर अथॉरिटी है, उसके आगे कोई कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है, व्हेन वाज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश, 1997, 1996, 1995, 1994। तो 1997 में जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 93 है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएएफ, इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम, इंटर गवर्नमेंटल ऑडिट फोरम, इनवाइस ऑथराइजेशन फोरम, या फिर इंडियन एग्रीकल्चर फोरम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम, यानी कि आईएएफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है टीबीटी एग्रीमेंट के बारे में। टीबीटी एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट ऑन टेली कम्युनिकेशन बैरियर टू ट्रेड है, या फिर एग्रीमेंट ऑन टेली मार्केटिंग एंड बिजनेस टेली कम्युनिकेशन है, एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड है, या फिर एग्रीमेंट ऑन टेस्टिंग बैरियर टू ट्रेड है। तो इसका हमारा ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है, एसपीएस एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट ऑन स्पेशल एंड प्रोटेक्शन मेजर्स, या फिर एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फिजिकल सैनिटरी मेजर्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 96 की अगर बात करें तो यहाँ पर है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया एंड इट कम्स अंडर विच डिपार्टमेंट? किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो डिपार्टमेंट ऑफ जो कंज्यूमर अफेयर है ना, उसके अंदर में आता है हमारा BIS, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 97 है कि हाउ मेनी क्लॉजेस आर देयर इन द ISO 22000। तो ISO 22000 में कितने क्लॉज हैं? 8 हैं, 9 है, 10 है, या फिर 12 है? तो 10 क्लॉजेस हैं उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 98 है कि EIC इज हेडेड बाय। तो यहाँ पर EIC का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल की बात हो रही है। तो यहाँ पर उसको कौन हेड करता है? डायरेक्टर, या फिर EIC काउंसिल खुद हेड करती है, या फिर चेयरमैन हेड करता है, या फिर प्रेसिडेंट हेड करता है? तो यहाँ पर जो इसका चेयरमैन होता है ये हेड करता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पीछे, इस वजह से आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। वो ऑप्शंस दे देंगे, डायरेक्टर करता है, या फिर मैनेजर करता है, या फिर इस तरीके से चेयरपर्सन करता है, चेयरमैन करता है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दे देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चेयरमैन करना होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 99 है कि द चेयरपर्सन ऑफ द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 शुड बी इन द रैंक ऑफ, यानी कि जो चेयरपर्सन होता है ना फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ठीक है, तो ऑफ द उस मतलब एक्ट के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? एक्ट के अकॉर्डिंग जो है उसकी रैंक क्या होनी चाहिए चेयरपर्सन की? वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए, सेक्रेटरी टू CM होना चाहिए, या फिर सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट होगा, यानी कि सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, उसमें जो सेक्रेटरी होते हैं वही जा कर के आगे आप देखेंगे कि बहुत बड़े जो बॉडीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके चेयरपर्सन वगैरह, चेयरमैन वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो उनकी एक तरीके से रैंक क्या होनी चाहिए? सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होनी चाहिए वो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 100 है कि द फुल फॉर्म ऑफ FMCG क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स है, या फिर फ्रूट एंड मीट कंज्यूमर ग्रेड है, या फिर फ्रूट एंड मीट कंज्यूमर गुड्स है, या फिर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। तो अभी तक हमने टोटल कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए? 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। हो सकता है वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थोड़ा सा आपको भी पेशेंस के साथ में पढ़ना पड़ेगा। जब मैं इतनी देर तक बोल सकता हूँ तो आप भी, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इतनी देर अच्छे से सुन सकते हो। आप एक बार में नहीं, 2 बार में सुनो, लेकिन ये पूरा वीडियो आप देख लेना, ठीक है। तो ये था यार इम्पॉर्टेंट अभी तक। अब इससे पहले वाले हमने एक MCQ के बारे में बात किया था, MCQ ई बुक के बारे में बात किया था। ये तो 100 MCQ है, वहाँ पर आपको ऐसे 1500 MCQ देखने को मिलेंगे ना, ठीक है। टोटल 1500 MCQ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो हमने नंबर दिया था वहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो और उसको लेकर के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा, किसी भी स्टेट के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आप किसी भी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सेंट्रल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये वीडियो हेल्पफुल है, ठीक है।
तो प्लीज़ यार कमेंट्स करके बताना ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, काफ़ी मेहनत लगती है इतना बड़ा वीडियो बनाने में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।